नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईबीएस के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जिसको भी अच्छी प्रैक्टिस करनी है वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहला प्रश्न है, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं। पहला है जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा। दूसरा है जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना। तीसरा है सीसा, चांदी, टंगस्टन एवं तांबा। चौथा है चांदी, रॉक फास्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जस्ता, सीसा, चांदी व तांबा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। पहला ऑप्शन है बारां जिले में। दूसरा ऑप्शन है भरतपुर में। तीसरा है जोधपुर से। चौथा है बाड़मेर से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बाड़मेर से निकाला जाता है पेट्रोलियम। इसको कैसे याद रख सकते हैं, अगर आपके आसपास कहीं पेट्रोल निकल आता है तो लोगों की बाढ़ आ जाएगी देखने के लिए। आप बाढ़ से याद रख लीजिए बाड़मेर, और पेट्रोलियम से तो पेट्रोलियम होता ही है। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। पहला कथन है, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है। ये भी बिल्कुल सही है। मध्य में चक्र शांति व खुशहाली का प्रतीक है। तीसरा कथन गलत है, चक्र शांति और खुशहाली का प्रतीक नहीं है। नीचे हरा रंग शांति व खुशहाली का प्रतीक है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। पहला, दूसरा, चौथा कथन सत्य हैं, तीसरा कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। पहला ऑप्शन है फेफड़ों के द्वारा। दूसरा है फुफ्फुस के द्वारा। तीसरा है वायु कोशों के द्वारा। चौथा गलफड़ों के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गलफड़ों के द्वारा जलीय जंतु होते हैं वो श्वसन क्रियाएं करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 21 मई को, 27 मई को, 5 जून को या 14 नवंबर को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। पहला है भास्कर, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा रोहिणी, चौथा एडुसेट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, आर्यभट्ट सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे भारत ने स्थापित किया। निम्न को सावधानी से देखिए। उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा। पहला है मुख्य सड़क, दूसरा संकरी पुलिया, तीसरा रेलवे फाटक, चौथा खराब सड़क। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ये खराब सड़क का प्रतीक है। यहाँ गड्ढे का प्रतीक दे रखा है। अगला प्रश्न है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। पहला ऑप्शन है घोंसला, पेड़ एवं बिल। दूसरा है गुफा, बिल एवं पेड़। तीसरा है पेड़, गुफा एवं बिल। चौथा है बिल, पेड़ और गुफा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बंदर पेड़ पर रहता है, शेर गुफा में रहता है और चूहे बिल के अंदर रहते हैं। अगला है, ऊन प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से। भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से। ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से। गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, भेड़, ऊंट, याक के बालों से ऊन प्राप्त होती है। शेर के बालों से नहीं होती, हाथी के बालों से नहीं होती और गाय के बालों से भी नहीं होती है। अगला प्रश्न है,
कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? सीमेंट, लोहा, पत्थर और स्कूटर। बहुत ही आसान प्रश्न है। स्कूटर काम में नहीं आता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? रीट के अंदर नहीं वाले प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। पहला है जाइलम, दूसरा पेरेन कायमा, तीसरा कोलेन कायमा, चौथा स्केलेरेन कायमा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, जाइलम एक सरल ऊतक नहीं बल्कि जटिल ऊतक है। अगला प्रश्न है, पश्चमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? पहला है अग्नाशय में, दूसरा श्वसनिका में, तीसरा आंत्र में, चौथा वायुकोश में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, श्वसनिका के अंदर पाए जाते हैं पश्चाम उपकला। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? पहला है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, दूसरा है एंटमीबा, तीसरा है रेट्रोवायरस, चौथा है साल्मोनेला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से होता है मलेरिया और इसकी दवा बनती है सिनकोना नामक पेड़ की छाल से। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पहला है 1981 में, दूसरा 1985 में, तीसरा 1986 में, चौथा 1988 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? पहला है डीडवाना में, दूसरा नागौर में, तीसरा बाड़मेर में, चौथा पर्वतसर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, डीडवाना में। इसको कैसे याद रख सकते हैं? केमिकल होगा तो केमिकल को आप हाथ से नहीं घोल सकते, उसके लिए आपको लकड़ी या डंडे की आवश्यकता होती है। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, केमिकल को घोलने के लिए डंडे की आवश्यकता होती है। डंडे से याद रख लीजिए डीडवाना। और बाढ़ से आ जाती है, ये हमने आपको बता दिया पेट्रोलियम के लिए डीडवाना स्टेट केमिकल वर्क्स के लिए और बाड़मेर पेट्रोलियम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? पहला है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली के अंदर है, दूसरा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता के अंदर है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर के अंदर है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर के अंदर है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये कोलकाता के अंदर है। दूसरा सही सुमेलित है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये नई दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि मुंबई के अंदर है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर के अंदर नहीं बल्कि देहरादून यानी उत्तराखंड में है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान ये जोधपुर में नहीं बल्कि यूपी के लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीनकरणीय ऊर्जा वो होती है जिन्हें हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा वो होती है जिन्हें हम केवल एक बार प्रयोग करके समाप्त कर देते हैं। पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, दूसरा है जल विद्युत, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा सौर ऊर्जा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन अनवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इसके अंदर आता है पेट्रोल, कोयला, इस प्रकार की चीज़ें जिन्हें हम एक बार प्रयोग कर सकते हैं। जल विद्युत को हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को बार बार प्रयोग करते हैं और सौर ऊर्जा को। ये सभी नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? पहला ऑप्शन है हीकल ने, दूसरा है हमबोल्ट ने, तीसरा टांसले ने,
चौथा ओडम ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एजी टांसले ने पारितंत्र शब्द का गठन किया। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है मैसूर, तीसरा है श्रीनगर, चौथा है मानेसराम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मानेसराम। ये चेरापूंजी का स्थान है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। जैविक घटक होते हैं जिनके अंदर जान होती है। पहला ऑप्शन है भूमि, भूमि के अंदर जान नहीं होती। वायु, वायु के अंदर भी जान नहीं होते। पौधे इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पौधे श्वसन क्रिया करते हैं। और जल के अंदर भी जान नहीं होती है। अजैविक घटक वो होते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती है। जैसे आपको पता होगा, बहुत सारी चीज़ों के अंदर जान नहीं होती, वो सभी चीज़ें अजैविक घटक के अंदर आएंगी। और जिनके अंदर जान होगी वो जैविक घटक के। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला ऑप्शन है सीडी प्रदूषण से, दूसरा है एसओ प्रदूषण से, तीसरा है एचजी प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एचजी प्रदूषण से। मिनीमाता रोग होता है पारा खाने से। समुद्र में अगर कोई मछली पारा खा लेती है और उस मछली को कोई इंसान खा लेता है तो उसे मीनामाता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होती है जो चीज़ें बिजली से नहीं चलती हैं। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो चीज़ बिजली से चलती है उसे प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं, और जो चीज़ बिजली से नहीं चलती है उसे अप्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। पहला ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप, दूसरा चार्ट, तीसरा चित्र विस्तारक यंत्र, चौथा स्लाइड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ट के लिए हमें किसी विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। फिल्म स्ट्रिप विद्युत से चलती है, चित्र विस्तारक यंत्र ये भी विद्युत से चलता है, और स्लाइड ये भी विद्युत से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पहला है वनो उन्मूलन, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, तीसरा बृहद पौधारोपण, चौथा जलाशयों की सफाई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वनो उन्मूलन। वनो उन्मूलन का अर्थ होता है पौधों की देखरेख और उनकी साफ सफाई। ये गतिविधि पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? पहला है भूमिका निर्वाह विधि, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा वर्णन विधि, चौथा विचार गोष्ठी विधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विचार गोष्ठी विधि। आयोग ने भूमिका निर्वाह विधि से ज़्यादा सही विचार गोष्ठी को माना है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। पहला है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, दूसरा है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, तीसरा है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, चौथा है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि प्रत्येक पहलू के अंदर रुचि का मूल्यांकन, ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन और कौशलों का मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। इसीलिए पहला ऑप्शन ज़्यादा सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। पहला ऑप्शन है गंगे डॉल्फिन, दूसरा बेल मछली, तीसरा शेर,
चौथा चिंकारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गंगेय डॉल्फिन। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। जहाँ भी ये पाई जाती हैं समझ लीजिए वहाँ का पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। गंगेय डॉल्फिन मछली हमेशा शुद्ध पानी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता। पहला है रेनिन, दूसरा लाइपेज, तीसरा ट्रिप्सिन, चौथा एमाइलेज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला रेनिन। इसके द्वारा स्रावित नहीं होता एंजाइम अग्नाशय के द्वारा। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य वृक्ष है। पहला ऑप्शन है खेजड़ी का वृक्ष, नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या अमलतास का वृक्ष। इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि ये बच्चों वाला प्रश्न है। और जिसको भी ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम ऐसे ही आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।